कि मोदी जी को खाने में क्या पसंद है, और इसका जवाब G20 की या भारत मंडपम की जो वो समिट थी, जो एक आयोजन चल रहा था, उसमें कहीं ना कहीं छुपा हुआ था। और अजय सर ने इसका एक अच्छा जवाब। हमारा करीब 5 घंटे का था, जहाँ सरस सर में लगातार आपके साथ रहे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आप बताइए कि जहाँ जैसे हम लोग प्रोग्राम करते हैं, जैसे इंटरव्यू में सरस सर आपको क्यों लिया जाए, या आप अगर प्रशासनिक व्यवस्था में आते हैं तो आप दूसरे लोगों से किस तरीके से भिन्न हैं, आपकी क्या क्वालिटीज हैं। एक आर्थिक पक्ष भी है, बहुत टाइम तक आप घर वालों पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं, तो इस पे भी आगे क्वेश्चंस होंगे। एक मैं आपको आउटलाइन बता रहा हूँ शुरू में। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी आप सभी लोगों की। और जैसा कि हम लगातार जो चैनल टॉपर्स थे, अभी 19 का रिजल्ट आया हुआ है, तो वो एक हमारे सीक्वेंस में जो सेशन चल रहे थे, लाइव सेशन, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ अजय सर हैं। और एक विशेष पर्सनालिटी है, आगे बताएंगे जब से सेशन आगे बढ़ेगा, तो उसी पैटर्न पे हम आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ शरद पांडे जी हैं, जो हमारे अच्छे मित्र भी हैं और बड़े सीनियर मेंटर हैं, पीएससी वाले, जो आप देखते हो एस्पिरेंट देख रहे होंगे। तो काफी समय से हम लोग सेशन कर रहे थे, तो आज जो अजय सर हमारे साथ आए हैं, विशेष क्यों है? क्योंकि एक सेटलमेंट के बाद में, एक उम्र के बाद में जनरली लोग पीएससी की तैयारी नहीं करते। तो अजय सर का एक कुछ विशेष है जो आगे डिस्कस करेंगे। और 38 ईयर ओल्ड, 38 साल की उम्र में उन्होंने जब ठाना कि अब हमें तैयारी करनी है और करनी नहीं है, उसको ठाना भी और उसको पूरा किया भी, उन्होंने जो शुरू किया था मिशन। तो ये उन लोगों के लिए मोटिवेशन होता है कि जो बहुत टाइम जॉब कर लेते हैं एक एज के बाद, क्योंकि जहां तक अजय सर ने बताया कि 15 साल का एक जॉब पीरियड हो चुका था, तो वो एक सेटलमेंट दौर होता है जहां लोग केवल फैमिली पे फोकस्ड हो जाते हैं, घरेलू जिम्मेदारियों में फंस के रह जाते हैं। लेकिन एक जो होता है ना कि एक धैर्य और एक जुनून की बात होती है, तो अजय सर उसके लिए एकदम फिट बैठते हैं। और ये हमारे लिए बड़ी खुश नसीबी है कि इस मंच पे वो आए। और सबसे बड़ी बात है कि उन लोगों के लिए मोटिवेशन है, क्योंकि पीएससी की तैयारी जनरली एक लंबे दौर पे चलती है। आप देखोगे 8-8 10-10 साल तक लोग उसमें बने रहते हैं। तो अब उसमें ये भी डिस्कस करेंगे कि इतनी लंबी तैयारी करनी है तो उसके लिए क्या जरूरी है, क्योंकि एक आर्थिक पक्ष भी है, बहुत टाइम तक आप घर वालों पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं, तो इस पे भी आगे क्वेश्चंस होंगे। एक मैं आपको आउटलाइन बता रहा हूँ शुरू में कि अपन लोग इस सेशन को कैसे आगे करेंगे, है ना? तो चलिए अपन हल्का हल्का इंडेक्स मैंने आपको बता दिया है कि जो हमारे सेशन का इंडेक्स है बेसिक, बाकी फिर हम लोग क्वेश्चंस लेते चलेंगे। तो चलिए लेट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। तो अजय सर सबसे पहले बोलूंगा कि अपने बारे में पहले कुछ बताएं, उसके बाद सरस सर इंटरव्यू के अनुभव पूछेंगे सर का, और फिर आगे हम लोग और भी सामाजिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए क्वेश्चन करेंगे। अजय सर कुछ पहले इंट्रो के फॉर्म में बताएं बच्चों को। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम अजय कुमार गोयल है और मैं सम्राट अशोक अभियांत्रिकी संस्थान विदिशा में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। और मैंने वर्ष 2019 में MPPSC का एग्ज़ाम दिया और उसमें मैं सहायक संचालक नगरीय विकास एवं आवास विभाग में चयनित हुआ। और इसकी तैयारी जो है मैंने वर्ष 2017 से प्रारंभ की थी और ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। 2019 में चयनित होने से पहले 2020 में भी मेरा चयन कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर के पद पर हो चुका था सर। सबसे पहले तो अजय सर को इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू सर। दोबारा बधाई के पात्र हैं वो। और एक बड़े टीडीएस जॉब में हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में वो काम कर रहे हैं वहाँ पर, उसके बाद भी वो अपना वक्त निकाल पा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। मेरा सेगमेंट कुछ इंटरव्यू के सेगमेंट में बात करना है, और मैं श्रोताओं को और दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि इंटरव्यू में आपसे वो क्या उम्मीद करते हैं। जो लोग 2024 के कैलेंडर में इंटरव्यू देने वाले हैं, या जो बच्चे भी तैयारी के लिए आ रहे हैं, वो अपना मोटिवेशन भी लें कि उनको किस तरीके से, कितना शिद्दत से और कितना सिंसियरिटी के साथ में चीज़ों में लगना है, ठीक है। और हम अपने सवालों के माध्यम से आपको इंटरप्रेट करते चलेंगे कि इंटरव्यू बोर्ड आपसे या पीएससी आपसे चाहता क्या है, या सिविल सर्विसेज आपसे उम्मीद क्या करता है, कि आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए। तो चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अजय जी से मेरा एक सवाल है कि आपका इंटरव्यू किनके बोर्ड में था? सर मेरा इंटरव्यू जो है श्री रैकवाल सर जो हैं उनके बोर्ड में था सर। अच्छा जी। शुरुआती इंट्रोडक्शन के जो प्रश्न थे उनके बाद आपसे क्या महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए? शुरुआती प्रश्नों के बाद में उन्होंने सबसे पहला प्रश्न मुझसे किया था कि
आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, तो मुझे बताइए कि एक 5 लीटर का पात्र है और एक 3 लीटर का पात्र है। अब इन दोनों से और आपको किसी व्यक्ति को दूध देना है 1 लीटर, तो बताइए आप किस तरीके से देंगे? और आपने क्या कहा? तो मैंने सर को बोला कि सर पहले मैं देखूंगा कि दोनों पात्र 5 लीटर और 3 लीटर के हैं कि नहीं है, और उसके बाद फिर मैं 3 लीटर के पात्र को भरूंगा और उसे उड़ेल दूंगा 5 लीटर के पात्र में। फिर मैं 3 लीटर के पात्र को पुनः भरूंगा और उसको उड़ेलूंगा 5 लीटर के पात्र में। क्योंकि 3 लीटर पहले से था, तो 2 लीटर उसमें समाएगा और बचा 1 लीटर जो है वो 3 लीटर के पात्र में रह जाएगा। इस तरीके से मैंने वहाँ पर 1 लीटर जो है वो माप के दिखा दिया था सर को। सर ऐसे 1 लीटर मापा जाएगा। बहुत अच्छा। दोस्तों, ये प्रश्न जो है ये इंटरव्यू देने वाले किसी भी कैंडिडेट से पूछा जा सकता है। ये सामान्य, ये मेंटल एबिलिटी का प्रश्न है एक्चुअली। वो आपकी मानसिक योग्यता, आपकी मानसिक जो क्षमता है उसके बारे में टेस्ट करना चाहते हैं। हालांकि अजय सर जो है वो पहले से एक टीचर थे, तो उनसे सवाल पूछने का एक मतलब ये भी था कि वो अगर बच्चों को इतना शार्पनेस देना चाहते हैं तो पहले वो खुद तो इस चीज़ को डील करें। तो इंटरव्यू बोर्ड ने उनका भी एक टेस्ट लिया और वो इसमें सफल उतरे, है ना। और इस सवाल का जवाब देने के बाद वो अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट फील करते थे कि एक अच्छा हर्डल, है ना, एक आपके सामने एक समस्या रखी गई और आपने उसको तुरंत इंस्टेंटली सॉल्व करके दिखा दिया। ना केवल सॉल्व करके दिखाया बल्कि आपने समय भी बचाया और स्मार्टनेस भी दिखाई। ठीक है, तो इसका एक अच्छा इम्पैक्ट है। उन्हें इंटरव्यू बहुत अच्छे नंबर मिले हैं, 135 मार्क्स मिले हैं। जबकि आप लोग के इंटरव्यू में जो लोग पहले से सिलेक्टेड थे उनको भी बहुत कम मार्क्स मिले हैं। कई तो डिप्टी कलेक्टर्स हैं जो हमारी नॉलेज में हैं, उनको बहुत कम मार्क्स मिले हैं, 80 के आसपास उन लोग को नंबर मिले हैं इस इंटरव्यू में, लेकिन सर को बहुत अच्छे मार्क्स मिले। एक प्रश्न अजय सर से मोदी जी के बारे में पूछा गया था, हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में। मैं चाहूंगा कि आप बताएं। हाँ, उन्होंने मुझसे पूछा था कि हमारे प्रधानमंत्री जी को खाने में क्या पसंद है। ये प्रश्न एक्चुअली इसलिए भी पूछा गया क्योंकि जब इंटरव्यू चल रहा था उसी के समय की जो हाल फिलहाल की घटनाएं थी उसमें G20 समिट, भारत मंडपम, मोदी जी का दुनिया के अन्य देशों के नेताओं को वेलकम करना, वो सब कुछ बहुत हाईलाइटेड था। उस समय के जो न्यूज़पेपर थे, डेली के जो करंट अफेयर्स चल रहे थे उसमें जो कि वो चीज़ें हाईलाइटेड थी। बट आपको ध्यान रखना चाहिए कि उन्होंने ये नहीं पूछा कि G20 क्या है, भारत मंडपम क्या है। उन्होंने एक इतर सवाल पूछा, एक हट के सवाल पूछा कि मोदी जी को खाने में क्या पसंद है, और इसका जवाब G20 की या भारत मंडपम की जो वो समिट थी, जो एक आयोजन चल रहा था, उसमें कहीं ना कहीं छुपा हुआ था। और अजय सर ने इसका एक अच्छा जवाब दिया, है ना, सुनते हैं उनसे। तो सर मैंने इसका जवाब दिया था कि मोदी जी को खिचड़ी बहुत पसंद है, और वो भी मिलेट्स की खिचड़ी, मोटे अनाज की खिचड़ी जो है वो बहुत पसंद है मोदी जी को। क्या इसके बाद आपसे मिलेट्स पर प्रधानमंत्री श्री अन्न योजना जो है उस पर भी कुछ सवाल हुए? सर इससे संबंधित प्रश्न नहीं किए गए पीएम श्री योजना से, लेकिन मुझसे ये पूछा गया कि मध्य प्रदेश में सफेद मक्का कहाँ पाई जाती है। अच्छा जी, क्या उसका जवाब? तो मैंने उसका उत्तर छिंदवाड़ा दिया, क्योंकि छिंदवाड़ा जो है हमारी मक्का सिटी के नाम से है और छिंदवाड़ा में ही सफेद मक्का पाई जाती है। बहुत बढ़िया। तो ये एक जीएस का एक नया फैक्ट भी आपको पता चला। इसी पर एक अगला प्रश्न और भी इनसे पूछा गया कि मोटे अनाज में क्या क्या काउंट किया जाता है, क्या क्या कौन कौन से अनाजों को हम मोटे अनाज में, कोर्स ग्रेन में, मिलेट्स के रूप में काउंट करते हैं। तो उन्होंने मुझसे जब पूछा इस सवाल के बारे में, तो मैंने उन्हें बताया कि सर इसमें कोदो, कुटकी, कंगनी, चना, बाजरा, ज्वार इत्यादि को शामिल किया जाता है। फिर उन्होंने पूछा था कि क्या हम जो अपनी मक्का है उसको भी शामिल कर सकते हैं क्या। तो मैंने उत्तर दिया कि हम सर मक्का को भी उसमें शामिल कर सकते हैं, क्योंकि मक्का भी एक प्रकार से मोटे अनाज का रूप है। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी एक तथ्यात्मक जानकारी है, आप लोग को जानना भी चाहिए। अभी आप में से बहुत सारे लोग जो है जो मेंस दे रहे हैं उनको भी पता होगा। ये प्रश्न आपसे मेंस में भी 3 नंबर में पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स का क्वेश्चन तो खैर है ही। इसमें आपको ये भी जानना चाहिए कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में कितने जिले ऐसे हैं जिनको इस तरीके के मिलेट्स, इस तरीके के मोटे अनाज जो है वो कितने जिलों के 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में शामिल किए गए हैं, है ना। खाद्य प्रसंस्करण इनका क्या हो सकता है और इससे क्या आर्थिक संभावनाएं, समाज को किस तरीके से हम लाभान्वित कर सकते हैं, ये सारे पहलू इसमें जुड़े हुए हैं। आपको उन सभी पर नजर रखनी चाहिए। ठीक है, अजय सर से अगला सवाल जो है उनके कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड की वजह से हुआ, और वो प्रश्न जो है वो रिकमेंडेड सिस्टम को लेकर के इंटरव्यू के जो बोर्ड मेंबर थे उन्होंने पूछा। जो तीसरे मेंबर जो थे उन्होंने इनसे सवाल किया कि कंप्यूटर साइंस में रिकमेंडेड सिस्टम क्या होता है या रिकमेंडेशन सिस्टम क्या होता है। जी,
तो मैंने उनको उत्तर दिया था कि जब हम किसी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और किसी प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो जो हमारा सिस्टम है वो सिंक्रोनाइज रहता है सभी जगह, क्योंकि हम जीमेल जो है वो यूज़ करते हैं। तो जीमेल का ऑप्शन रहता है सिंक्रोनाइजेशन। इस सिंक्रोनाइजेशन के कारण हमारी जो प्रीवियस हिस्ट्री है हमें हमें उन सभी सिस्टम पे दिखाई देती है जहाँ जहाँ हम अपने जीमेल से लॉगिन करते हैं। इस तरीके से ये एक लोकल रिकमेंडेशन सिस्टम होता है जो हमें चीज़ों को बताता है कि भाई आपने प्रीवियसली क्या चीज़ सिलेक्ट की थी, और उसके बाद में जो सिलेक्टेड चीज़ थी या वस्तु थी या फिर कोई और दूसरा ऑब्जेक्ट हो सकता है, तो उसको जो हमारा रिकमेंडेड सिस्टम जो है वो यूज़ करके बताता है। इसमें एक पॉइंट ये भी है कि जो क्लाउड है या जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो बिहेवियर है, वो भी कई बार आपको बहुत सारी चीज़ें रिकमेंड करता है। आप भी देखते होंगे कि आप अपने फ़ोन में अगर कोई चीज़ सर्च कर रहे हैं, या अगर आपका फ़ोन मान लीजिए कि इनएक्टिव मोड में है, आप उस पर कुछ सर्च नहीं भी कर रहे हैं, इनकॉग्निटो मोड में है, उसके बावजूद वो आपकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, आप जिस सराउंडिंग में हैं, आप जिस तरीके की चीज़ें सुन रहे हैं, आप जिस तरीके की चीज़ें देख रहे हैं, आपके आसपास में जो बातें हो रही हैं, वो कहीं न कहीं वो आपको ऑटोमेटिकली सजेस्ट करने लगता है। ठीक है? तो ये उसी पर बेस्ड एक सवाल था, जी। है ना, अजय सर से। जी। एक क्वेश्चन उनसे करंट अफेयर्स पर और हुआ था, जो उस दिन के करंट अफेयर्स पे उनसे बोर्ड ने पूछा, एटीएफ को लेकर के। एटीएफ का फुल फॉर्म एविएशन टरबाइन फ्यूल है। उस पर क्या प्रश्न हुआ था वो सर सर बताएंगे। उन्होंने ये प्रश्न पूछा था कि एवियन टरबाइन फ्यूल का हम उपयोग कहाँ पे करते हैं, तो मैंने उन्हें बताया था कि एवियन टरबाइन फ्यूल का उपयोग हम हमारी एविएशन इंडस्ट्री में करते हैं, जो हमारे हवाई जहाज और दूसरे वो जो संचार के साधन है उनमें इसका उपयोग किया जाता है ईंधन के रूप में। जी। अभी हाल ही में COP28 हुई है, आप सभी उससे वाकिफ भी होंगे। ग्लोबल वार्मिंग को, क्लाइमेट चेंज को लेकर के ऐसे बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं। उस पर भी इंटरव्यू बोर्ड ने कुछ सवाल किए थे, वो भी जानने का प्रयास करते हैं। सर उन्होंने मेरे से पूछा था कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, तो मैंने उनको बताया कि जो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के कारण पृथ्वी के जो तापमान है, वातावरण के तापमान अगर बढ़ जाता है तो इसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो इस पर उन्होंने एक और प्रश्न पूछा था कि भाई पृथ्वी के वातावरण का तापमान बढ़ता है या फिर पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, तो मैंने उनको उत्तर दिया था कि सर ग्लोबल वार्मिंग के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, तो इसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस पे भी आपसे सवाल हुए और थे। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा था कि ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं, तो मैंने उनको बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, यहाँ तक कि ओजोन जो है वो भी हमारे ग्रीन हाउस के प्रभाव को बढ़ाने में योगदान देती है। ठीक है, ठीक है। अजय सर से एक प्रश्न और हुआ था कि आपको क्यों लिया जाए, या आप अगर प्रशासनिक व्यवस्था में आते हैं तो आप दूसरे लोगों से किस तरीके से भिन्न हैं, आपकी क्या क्वालिटीज़ हैं। इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता था कि आप अपनी स्ट्रेंथ के बारे में बताइए, है ना? तो उनसे ही इस प्रश्न का जवाब देखते हैं। ये जो प्रश्न मुझसे पूछा गया, तो एक बार मैंने पॉज लिया और उसके बाद फिर मैंने अपना उत्तर देना शुरू किया कि चूंकि सर मैं पिछले 15 वर्षों से कार्यरत हूँ, और जब भी हम किसी कार्य को करते हैं तो कोई अकेला व्यक्ति कार्य नहीं कर सकता है, हमें एक टीम वर्क की भावना की ज़रूरत होती है। तो मैंने उनको ये बताया था कि सर मैं टीम में बहुत अच्छे से काम कर सकता हूँ, मुझे पहचान है कि मैं अपनी टीम खुद बना सकता हूँ, और सर जो नए जिन लोगों को सिलेक्ट किया जाता है उनको ट्रेनिंग देना पड़ती है। कुछ ऐसे ट्रेड्स जो टीम वर्क वाले ट्रेड्स हैं वो उनके अंदर इम्प्रूव करवाना पड़ते हैं। तो लेकिन ये सब मेरे अंदर पहले से ही था, तो मतलब मैंने ये कहा कि सर मैं रेडी टू वर्क प्रोडक्ट हूँ, मतलब मुझे आप केवल एक रिफ्रेशर कोर्स करवाइए और उसके बाद काम पर लगवा दीजिए, तो मैं काम जो है वो आसानी से और पूरी दक्षता के साथ और पूरे मनोयोग से कर सकता हूँ। ये मैंने अपना उत्तर दिया था वहाँ। तो दोस्तों, मैं अजय सर के साथ में जो इंटरव्यू का सेशन था उसको यहीं पे रोक रहा हूँ। अपनी इस बात के साथ में मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि अनुभव और स्मार्टनेस दोनों में एक्सपीरियंस की ही हमेशा जीत होती है, बशर्ते कि वो सही तरीके से और पूरी गंभीरता के साथ में, है ना, उसको हासिल किया जाए और उससे सीख ले करके उसको आगे के लिए लागू किया जाए। आगे के सवालों के लिए विक्रम सर हमारे साथ में हैं, और इस तरीके के बहुत सारे इंटरव्यू के प्रोग्राम्स और इस तरीके की जो प्रिपरेशन की बहुत सारे हमारी श्रृंखला है, उससे जुड़े रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। हम आगे भी आपको इसी तरीके से इससे जोड़ कर रखेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अजय सर,
जी सर। जैसे शरद सर ने इंटरव्यू से रिलेटेड एक सभी एक्सपर्ट्स आपसे डिस्कस किए और ये हकीकत है कि डैप के इर्द गिर्द ही पूरा इंटरव्यू जो मुझे समझ में आ रहा है वो चलता है, जैसा कि लगातार हम लोग गाइड करते हैं। तो मुझे याद है कि आज से 2 महीने पहले और पिछले जो आपके इंटरव्यू के अनुभव रहे हैं, आपने काफ़ी इंटरव्यू पहले से दे रखे थे। जी लेकिन कहीं न कहीं एक समस्या आ रही थी, तो एक लंबा डिस्कशन आपका हमारा करीब 5 घंटे का था, जहाँ शरद सर और मैं लगातार आपके साथ रहे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आप बताइए कि जहाँ जैसे हम लोग प्रोग्राम करते हैं, जैसे इंटरव्यू में शरद सर का भी एक अनुभव काम आता है, तो आप ये मानते होंगे कि हम लोगों के जो प्रोग्राम्स हैं, उसमें कहीं न कहीं एक बेनिफिट लोगों को होता है। तो इसके बारे में अपने विचार दीजिए कुछ। बिल्कुल आपका कहना सही है सर। वो दिन जो है और जो अनुभव है, उस दिन जो मैंने अपना अनुभव प्राप्त किया, उस अनुभव और जो टिप्स, मैं उनको टिप्स कहूँगा। जो टिप्स जो शरद सर के साथ जो डिस्कशन हुआ, उस दौरान जो टिप्स थे, उनको मैंने बिल्कुल ध्यान रखा। तो ये जो टीम वर्क वाला प्रश्न जो मुझसे पूछा गया था, तो ये हमने वहाँ पे डिस्कस किया था। तो सर ने ही मुझे बोला था कि आप अगर कहीं ये प्रश्न पूछा जाए, तो आप बताना कि आप रेडी टू वर्क प्रोडक्ट हैं। तो ये मैंने वहीं से उठाया था और वही इसको, क्वेश्चन और था। वहाँ प्रश्न मुझसे पूछा गया और उसमें मैंने यही बताया कि मैं रेडी टू वर्क प्रोडक्ट हूँ। दूसरा जो प्रश्न था वो ये पूछा गया था कि जो आप जो तैयारी कर रहे हो, मतलब मेरी तैयारी के बारे में ये पूछा था कि कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि आप लेट हो गए हैं तैयारी के लिए। तो उस दौरान जब मैं आ रहा था, तो मैंने शरद सर से पूछा था, और आप भी थे सर उसमें, हाँ, तो तीनों के कि साथ ही सर थे। जो है, मुझे थोड़ी सी शर्म सी आ रही है कि मैं कुछ 22-23 साल के बच्चों के साथ इंटरव्यू दे रहा हूँ। तो सर ने बोला था कि इसमें शर्म वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि आपने चूंकि प्री परीक्षा को पास किया है, मेंस को निकाला है, तो ये तो आपका हक बनता है कि आप इंटरव्यू दें बोर्ड के सामने। तो उस उन 2-3 वक्तव्यों ने मेरे अंदर एक आत्मविश्वास जगाया, जो एक हीन भावना आ रही थी उम्र को लेके, उसको दूर किया। मतलब और खुशकिस्मती बोले या अनुभव बोले कि हाँ। वही क्वेश्चन मतलब एक अनुभव के साथ ही है, क्योंकि अब जी, चूंकि जी। इतने टाइम से इंटरव्यू हम लोग करवा रहे हैं, मॉक इंटरव्यू, तो उसका एक अनुभव था। बिल्कुल सर सर, के अनुभव बिल्कुल। से कहीं ना कहीं उसका, हुँ। क्योंकि इसी से पे आपका कॉन्फिडेंस हो गया। हो जी, सकता है जी। कि अगर क्या होता है ना कि अगर डिस्कशन के बिना अपन चले जाएं, हुँ। तो वहां दिमाग आपका तैयार नहीं होता कि उसके एकदम से आप आंसर क्या दे पाओ। और बिल्कुल, बिल्कुल। जनरली जो जॉब में होते हैं उनसे क्वेश्चन होते ही होते हैं ये वाले, जी, जी। मतलब होते ही है। चलिए ठीक है। अब एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि 38 की एज में आपने तैयारी शुरू की, 15 साल का जॉब पीरियड हो गया, तो मैं तो नहीं मान सकता कि ये आपकी स्वप्रेरणा रही होगी। पारिवारिक एक बहुत बड़ा दायित्व भी आपके ऊपर था। जी। लेकिन मैं जानना चाह रहा हूँ कि फिर आप प्रेरित कैसे हुए और आपका पारिवारिक ऐसा क्या माहौल था कि आप इस ओर मुड़े? क्योंकि मेरे ख्याल से तो आप बड़े सेटल जॉब में थे, असिस्टेंट प्रोफेसर एक बहुत अच्छी लाइफ मानी जी, जाती है, 10 से 5 की नौकरी, जी। उसके बाद आप अपनी लाइफ जी सकते हैं। लेकिन फिर आप एक लोक सेवक और सामाजिक दायित्व में आने के लिए आप कैसे प्रेरित हुए? क्योंकि आप पीएससी में आ गए, मतलब एक प्रकार से लोक सेवक है, मतलब दायित्व तो बढ़ जी, ही जी, गए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के भी रहते हैं, लेकिन वो लिमिटेड रहता है जी। आपका एक फील्ड। तो कैसे प्रेरणा मिली? किसने आपको मोटिवेट किया? किसने आपको सपोर्ट किया? थोड़ा बताएं इसके बारे देखिए में। सर, ये अगर हम समस्याओं की बात करें, तो वो भी हमारे घर से ही स्टार्ट होती हैं, और अगर हम प्रेरणा की बात करें, तो प्रेरणा भी हमारे घर से ही स्टार्ट होती है। तो समस्या और प्रेरणा दोनों के पीछे मेरी पत्नी का बहुत बड़ा हाथ है। तो उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि हाँ, आप कर सकते हो, आप एक बार करके देखिए, मैं आपके साथ हूँ। उन्होंने बच्चों को सँभाला और मुझे इतना समय दिया कि मैं इसकी तैयारी कर सकूँ। और रही बात प्रेरणा की, तो हमारे स्टूडेंट कुछ जो थे वो परीक्षा दे रहे थे, और वो मुझसे मिलने आए और एमपीपीएससी की परीक्षा की चर्चा की। उन्होंने पेपर दिया, तो मैंने उस पेपर को देखा और मैंने उनको कुछ उत्तर बताए। तो वहाँ बच्चों ने बोला कि सर आप भी दीजिए। तो जब मैंने पहला अटेम्प्ट दिया, तो मैं प्री क्वालीफाई हो गया। बड़ी चीज, बहुत तो शुक्रिया। मैंने वहाँ से इसको सीरियसली लेना शुरू किया, और हमारे ग्रुप में, हमारा जो कॉलेज है उसमें मैंने 2-3 लोगों का ग्रुप बना रखा था। उसमें से एक मैडम है, उनका सिलेक्शन पहले ही हो चुका है, और वो 2017 में सिलेक्ट हुई थी। तो वहाँ से फिर मेरे को प्रेरणा मिली कि नहीं, हमको इधर जाना चाहिए। उसके बाद फिर मैंने प्रशासनिक जो कार्यालय हैं वहाँ जाकर देखा, उनकी कार्य करने की शैली देखी कि वो जनता से किस प्रकार से क्योंकि बहुत ज्यादा वार्तालाप दायित्व करते वाला हैं। आपका। जी, जी।
तो वहाँ मैंने जाकर अनुभव किया कि कहीं न कहीं मुझे अपना योगदान जो है वो प्रत्यक्ष देना चाहिए। वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली और देखिए उसको मैंने अपने आत्मसात किया और तब तक नहीं रुका जब तक कि मैं सफल ना हो पाया। हाँ, अब इसी से लिंक्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है जी। कि आपने चूंकि इस टाइम पे तैयारी शुरू की थी, ये प्रेरणा का भी सबब हो सकता है और इसका एक उल्टा पक्ष भी है कि कई लोग जो एक लंबे दौर की तैयारी करते हैं, जैसे मान जी, लीजिए पीएचडी चलता ही है, बहुत जी, खुशकिस्मत लोग होते हैं जो 1 या 2 साल में निकल जाते हैं, जी, अदरवाइज जी। एक लंबी तैयारी का दौर चलता ही है। हुँ, तो आप उन लोगों के लिए सजेस्ट कीजिए कि जो तैयारी बहुत लंबे दौर से करते हैं, तो एक मेरा जो मत रहता है इसमें कि भाई आपके पास एक आर्थिक ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि आप बहुत टाइम तक डिपेंडेंट नहीं रह सकते जी। किसी पे। हुँ, तो इस पे सर आप अपने आप विचार थोड़ा बताइए। और क्योंकि पीएससी की जो कार्य प्रणाली से जो स्टूडेंट अभी हैं वर्तमान में मैं देख रहा हूँ, हुँ, काफी ज्यादा उम्र ऑलरेडी हो चुकी है। जो जी, पहले मतलब इस बार मुझे याद है कि शायद 20 में ही देखी, मिनिमम 25 ईयर ही था, जो पहले जी, कभी 21-22। जी, तो आप ऐसे लोगों को सजेस्ट कीजिए, ऐसे हमारे जो दर्शक हैं उनको आप बताइए कि वो कैसे मैनेज करते हुए चले, क्योंकि आप इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि आपने दोनों चीजों को मैनेज करते हुए ही किया है। मतलब जैसे कई लोग कहते हैं सब छोड़ के बैठ जाओगे तो हुँ, संभव होता नहीं, क्योंकि जी, आप बिल्कुल। पारिवारिक जी, जी। पूरा दायित्व था। हुँ। तो आप ऐसा कुछ बताएं विचार। मेरा विचार ये है सर कि जब मैंने तैयारी शुरू करी, तो उस दौरान मैंने ये अनुभव किया कि मुझे एक विद्यार्थी की तरह तो समय नहीं मिल पाएगा, कि भई मैं 5 या 6 घंटे जो है लगातार बैठ के पढ़ता रहूँ। तो कार्य के दौरान या फिर मैं जहाँ कहीं भी गया, तो पहले मैंने पढ़ने के बजाय किताब पढ़ने के बजाय पहले मैंने जगहों को पढ़ा। चूँकि मैं असिस्टेंट प्रोफ़ेसर हूँ, प्रैक्टिकल लेने कभी इस ज़िले में, कभी उस ज़िले में गया, तो मैं वहाँ पर ज़िले की जानकारी उसके ऑब्ज़र्वेशन के थ्रू की। तो अगर शहडोल संभाग को छोड़ दिया जाए, तो पूरा मध्य प्रदेश मेरा घूमा हुआ है। तो मैंने मध्य प्रदेश की भौगोलिक, आर्थिक जो जानकारी वहाँ से ली। उसके बाद सर मैंने समय के बीच में से समय निकाला और पढ़ा और मैंने अपनी लय को नहीं टूटने दिया। अगर किसी दिन मुझे इतना समय मिला है कि मुझे 2-3 घंटे है तो मैं 2-3 घंटे पढ़ता रहा, और अगर मुझे किसी दिन ये समय मिला कि केवल 30 मिनट है तो मैंने वो 30 मिनट पढ़े। और अगर किसी दिन मुझे समय नहीं भी मिला तो मैंने अपनी पुस्तक का कम से कम 1 पेज ज़रूर पढ़ा है, उसके बाद ही मैं सोया हूँ। बड़ी तो यहाँ से सर जो है मैंने मैनेज किया। रेगुलरिटी बोले। बिल्कुल रेगुलरिटी। और मैंने धैर्य रखा, क्योंकि मुझे पता था कि मैं कर सकता हूँ। पिछले 2 बार जो इंटरव्यू दिए उसमें चयन नहीं हुआ, तो मैंने अपना एनालिसिस किया। मुझे लगा कि कहीं न कहीं मेरे अंदर वो विशेषताएँ नहीं हैं जो एक लोक सेवक में होनी चाहिए, और शायद उनको आने के लिए समय लगेगा। तो मैंने परिश्रम करता रहा, लगातार सतत प्रयास करता रहा, और मैंने धीरज बहुत रखा सर। अच्छा, मतलब हाँ, इस पे अपन एक चीज, इसको थोड़ा और मैं आपसे पूछूंगा जी, कि जैसे जो लोग तैयारी करते हैं, जी, जिनका लंबा टाइम हो गया, मान लीजिए शुरू के 2-3 साल तो कोई दिक्कत नहीं होती, जी, लेकिन आप मान लीजिए जब एक 25+ पे चले जाते हो, तो कहीं ना कहीं एक आर्थिक पक्ष भी बहुत मैटर करता है। जी, बिल्कुल तो करता है। आप इस पे सजेस्ट कीजिए कि अगर आप लंबी तैयारी करते हैं तो हुँ। इसको मतलब आर्थिक पक्ष कितना जरूरी है। देखिए, आर्थिक पक्ष तो काफ़ी आवश्यक है, क्योंकि माता-पिता हों या जो भी हमारे डिपेंडेंट हैं, हम उनको 2 या 3 साल से ज़्यादा समय नहीं दे सकते। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप वो 3 साल बहुत अच्छे से दे रहे हैं, तो आपका चयन होना पक्का है, और अगर यदि आप उन 3 सालों में नहीं हो पाया है, तो आप अपनी आशा को मत छोड़िए। एक आर्थिक स्वावलंबन के लिए दूसरे काम कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि उस दौरान आप पढ़ाई भी करते रहिए। आप किसी भी चीज़ को छोड़िए नहीं, कि भई अगर जब आप पहले 2 या 3 साल जब आपने तैयारी शुरू की, आप 16 या 18 घंटे पढ़ते थे। फिर उसके बाद में आपको अपनी आर्थिक निर्भरता चाहिए थी, तो आपके पास में 8 घंटे काम के हैं, और 8 घंटे आपके पास में दूसरे हैं, और 8 घंटे आपके पास में पढ़ने-लिखने के लिए। तो इस दौरान मैं ये कहता हूँ कि आप 8 घंटे पढ़िए, लेकिन पूरे मनोयोग से पढ़िए, और जितना पढ़ रहे हैं उससे ज़्यादा लिखिए। बस मतलब सर। लिखना बहुत जरूरी है। जी, बिल्कुल सर। तो अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि सर जैसे हम लोग ये सब किफायती शिक्षा प्रोग्राम चलाते हैं, जी, आप काफी टाइम से फर्स्ट टाइम मिले थे, आज से 1.5 से 2 साल पहले, जी सर। 2020 पहले चूंकि आपका जी, जी, सिलेक्शन हुआ है, इस जी। बार 2019 में सिलेक्शन हुआ है। तो आप मतलब हमारे प्रोग्राम से मतलब कैसे प्रभावित हैं, या हुँ, आपका क्या विचार है, जो हम लोग किफायती शिक्षा प्रोग्राम चलाते हैं, कहाँ जी। तक ये लोगों को लाभान्वित करता है। सर मेरा मानना ये है कि ये तो कोई भी प्रोग्राम अगर जो
चलाया जा रहा है वो लोगों के लाभ के लिए चलाया जाता है। जो आपके मॉक इंटरव्यूज हैं उनमें आपने जो एक्सपीरियंस्ड लोगों को रखा है और कुछ यंग लोगों को भी रखा है, तो एक मिक्स जो है हमारे पास में टीम है सर। और ये जो टीम जो हमारे पास में है, हमारा हमारा मॉक इंटरव्यू लेती है, वो हमें बिल्कुल वैसा ही एम्बियंस क्रिएट करके देती है जो कहाँ पे जब हम वास्तविक रूप से इंटरव्यू देने जाते हैं तब। क्योंकि इंटरव्यू में जो भी लोग सदस्य बनते हैं वो काफ़ी अनुभवी रहते हैं, उनको विभिन्न क्षेत्रों का अनुभव रहता है। तो जो मॉक इंटरव्यू थे, जो मैंने आपके प्रोग्राम में मॉक इंटरव्यूज जो थे अटेंड किए थे, तो उसमें वही मिश्रित टीम मुझे मिली जिसने मुझे एक ऐसा माहौल दिया जब मैं वास्तविक रूप से इंटरव्यू देने के लिए गया तो मुझे कहीं लगा नहीं कि मैं कहीं अलग जगह पे आया हूँ। तो उसने मुझे मानसिक रूप से तैयार कर दिया। चलिए सर, तो काफी क्वेश्चंस तो हो चुके हैं। हालांकि अब जिन लोगों को अगर कुछ ऐसा पूछना हो तो कमेंट बॉक्स पे वो पूछ सकते हैं क्वेश्चंस। प्रीलिम्स, हाँ, एक चीज था कि चूंकि सर का प्रीलिम्स कभी नहीं रुका जब से उन्होंने तैयारी की है, तो सरस सर इस पे क्वेश्चन आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो हमें रेगुलरली कभी न कभी ऑनलाइन के माध्यम से, कभी हमारे पास ऑफलाइन पे आकर के, या कभी मिल करके, या टेलीफोनिक, आप में से बहुत सारे लोगों के ऐसे सवाल होते हैं कि प्रीलिम्स क्रैक करने की टिप्स क्या होती है। तो आपके सामने अजय सर हैं जिन्होंने एक अपनी प्रिपरेशन थोड़ा सा देर से शुरू की, लेकिन जब वो आए तो वो दुरुस्त आए। तो देर आए दुरुस्त आए वाली जो कहावत है, एक तो वो उसको साकार करते हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि हमें उनसे जानना चाहिए कि प्रीलिम्स कैसे क्वालिफाई किया जाए। अभी जो 17 दिसंबर का पेपर हुआ उसमें भी उनके बहुत अच्छे मार्क्स हैं, 77-78 के आसपास हैं, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पीएससी का जो रिजल्ट आजकल में आने वाला है उसमें वो क्वालिफाई हो रहे हैं। इसके पहले भी उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं, प्रीलिम्स तो हमेशा ही उनका क्वालिफाई हुआ है। सिलेबस पे 2 बार सिलेक्शन लिया। हाँ, तो बदले हुए सिलेबस पे 2 बार सिलेक्शन उन्होंने लिया है, तो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि प्रीलिम्स के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाए। अजय सर। सर, प्रीलिम्स के मामले में तो मेरा कहना सभी को यही है कि यहाँ कोई दूसरा अल्टरनेटिव तो है नहीं क्रॉस क्लियर करने के लिए। यहाँ पर एक ही सूत्र है, पढ़ो पढ़ो और पढ़ो, मेंस है ना। हाँ, जो हमारे पास में पढ़ो पढ़ो और पढ़ो। और इसके अलावा जो है हमने हमेशा ये लक्ष्य रखी है आप कि आप 75 प्लस क्वेश्चंस जो हैं वो सही करेंगे। अगर आप इस 75 प्लस क्वेश्चंस के लक्ष्य को लेकर जाते हैं तो हमेशा आप प्रीलिम्स को जो है वो क्वालिफाई करेंगे। टेस्ट सीरीज इसमें कितना भूमिका अदा करती हैं? हाँ, टेस्ट सीरीज की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि टेस्ट सीरीज आपको मानसिक रूप से तैयार करती है और उन प्रश्नों की ओर लेकर जाती है जो आपने नहीं पढ़े हैं। तो आप रेगुलर टेस्ट सीरीज भी दें, क्योंकि मैंने टेस्ट सीरीज कहीं ज्वाइन नहीं करी थी, लेकिन मेरे जो कॉन्टैक्ट से जहाँ कहीं से भी मुझे क्वेश्चंस मिलते थे मैं उनका आंसर निकालता था, और जिस क्वेश्चन का आंसर मेरे से गलत टिक हो जाता था फिर मैं उसके बारे में डिटेल में पढ़ता था। तो इसलिए जो मेंस की जो अपने मेंस हो या फिर आपकी प्रीलिम्स हो, इसमें जो टेस्ट सीरीज रहती हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहती हैं, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, और ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। 28 अप्रैल को 2024 का प्रीलिम्स है जी। बहुत सारे अभ्यर्थी लाखों की संख्या में जो है उसमें अपीयर होंगे। कई तो ऐसे भी होंगे जो अभी 6 महीने पहले या साल भर पहले अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट किए होंगे, कई उससे भी कम समय में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले होंगे। उनको ये बताइए कि उनको कितने टेस्ट लगाने चाहिए, मतलब एक आइडियल अपन कहें या कहें कि जिसमें अपन 100 क्वेश्चंस या जो पीएससी का लेवल है जो 10 यूनिट है प्रीलिम्स की, उसको कवर करने के लिए कहाँ तक कितने टेस्ट वो लगाएं जो उनके लिए एक सफिशिएंट नंबर में हो। मुझे लगता है सर कि कम से कम 20 टेस्ट तो व्यक्ति को लगाने चाहिए, बिल्कुल। कम से कम 20, और मैक्सिमम आप जितने टेस्ट लगाएंगे वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। क्योंकि अगर आप एक बार 75 प्लस या फिर 80 प्लस क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आप उसके दूसरे दिन आकर ही क्या बोलते हैं मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि कम से कम 20 और मैक्सिमम 30 आप ले सकते हैं, और उसके ऊपर अगर आपने किए हैं तो वो आपके लिए बोनस पॉइंट रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आज 13 जनवरी है और आज मेंस का जो पेपर है, लास्ट पेपर, वो आज कंप्लीट हुआ है। बहुत सारे अभ्यर्थी हमें फीडबैक दे रहे थे कि उनका फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर जो है वो थोड़ा सा बिगड़ा है, कुछ 3 मार्कर कुछ 5 मार्कर उनके छूटे भी हैं। तो मेंस पर भी एक बार बात करते हैं अजय सर से कि मेंस की प्रिपरेशन में आंसर राइटिंग या
उसमें जो प्रैक्टिस सेशन है उसकी क्या भूमिका है, कितनी प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों का जो सेगमेंट आप देख रहे हैं उसमें मेंस सबसे बड़ा सेगमेंट है जो आपके सिलेक्शन में सबसे बड़ी भूमिका अदा करता है। कभी आपको इंटरव्यू मार्क्स कम भी मिल जाए तो मेंस अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट किया है तो भी आपको प्रॉपर पोस्ट या प्रॉपर सिलेक्शन मिलता ही है। ठीक है, मेंस के बारे में कुछ बताएं सर। सर मेंस के बारे में मेरा मानना है कि आपने जितना प्रीलिम्स के समय पढ़ा है या फिर मेंस के बारे समय पढ़ा है उससे दुगना आप लिखने की कोशिश कीजिए, या फिर आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप लिख लिख कर पढ़ाई कीजिए। इससे आपके जो सबकॉन्शियस माइंड में जो मटेरियल है वो जाएगा और उसके बाद में आपकी जो प्रैक्टिस है लिखने की वो ठीक रहेगी। हम इसी श्रृंखला को जारी रखेंगे। हम आपसे अलग अलग टॉपर्स और अलग अलग जो चयनित लोग हैं उनसे हम ये बात करते चलेंगे कि उन्होंने प्रीलिम्स में क्या स्ट्रेटजी अपनाई, किन किन कंटेंट्स को रेफर किया, कितनी टेस्ट सीरीज, कितनी प्रैक्टिस, कितना क्या कुछ लिखा, नोट्स कैसे बनाए, कीवर्ड्स कितने काम करते हैं, बुलेट पॉइंट्स कैसे लिखे जाते हैं, किन किन सेगमेंट्स पर आप सोच नहीं पा रहे हैं उनको कैसे डील करें। ठीक है, इन सभी सेगमेंट्स पे हम बात करते चलेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही, धन्यवाद। ठीक है, आप लोगों का सेशन में मेरे ख्याल से जो डाउट होंगे वो कंप्लीट हो चुके होंगे। तो अजय सर का बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आप थैंक यू भोपाल आए और जी, समय thank you, दिया sir. हमारे जो स्टूडेंट्स हैं फ्यूचर के जी जो एग्जाम देंगे। जी सर। ठीक है, यहाँ पे अपन लोग सेशन एंड करते हैं। आगे और टॉपर्स आने वाले हैं क्योंकि आज सभी का पेपर्स चल रहे थे जो आज मेन से एंड हुआ है। उसके बाद हमारी कोशिश है कि लगातार अलग अलग अनुभवों के साथ में टॉपर्स जो हैं उनको आपके सामने लाया जाए, क्योंकि सभी की जिंदगी के अलग अलग पक्ष होते हैं। हो सकता है किसी टॉपर से आपकी जिंदगी मैच करती हो, तो जो आपको लगता है कि एक डिमोटिवेशन आता है तो एक देख के आपके, क्योंकि कई लोग देखिए जो बहुत बड़ी उम्र में तैयारी कर रहे होंगे, अभी कुछ जो टॉपर्स के आपने सेशन देखोगे कम उम्र वाले, और हर उम्र में अलग अलग समस्याएं होती है। भाई जॉब वाले के साथ अलग समस्याएं होती है, जो केवल स्टूडेंट है उसके साथ अलग समस्या होती है। इसलिए हम लोगों के जो सेशन चल रहे हैं इसका लक्ष्य यही है कि हो सकता है कि एक जो स्टूडेंट वर्ग है वो इससे पीड़ित रहा हो और आज उनको कोई सॉल्यूशन मिल पाया हो। चलिए, धन्यवाद आप सभी का।